अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी दिनांक 9 जून 2023 भावप्रकाश निघंटू धान्यक शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। धान्यकं तुवरं स्निग्धं अवृषं मूत्रलं लघु तिक्तं कटूष्ण वीर्यं च दीपनं पाचनं स्मृतम् विरग्नं रोचनं ग्राहि स्वादु पाकि त्रिदोषनु तृष्णादाह वमिश्वास कासकर्ष्य कृमि प्रणुत आर्द्रं तु तद्गुणं स्वादु विशेषत पित्तनाशित। तो मधुर कषाय तिक्त कटुक ये चार रस है। विपाक मधुरा वीर्यांच उष्ण विपाक मधुर और वीर्य उष्ण है। थोड़ा सा ये तिल जैसा है। विचित्र प्रत्यय द्रव्य कहा जा सकता है। त्रिदोष अनुरुत पित्त प्रकोपात यदा दाहा पाकश्च जायते तदा तेषां प्रथमः प्रशमः धान्यकं करोति इति प्रशमनेन। तो पित्त प्रकोप के जरिए दाह और पाक होता है तो उसका प्रशम धान्यक करता है। कफ प्रकोपजम श्रावं क्लेदम अभिष्टद्यं च नाशयति कफ घ्नत्वेन। तो कफघ्न भी है तो कफ का प्रकोप से जो श्राव क्लेद अभिष्टंद है उनका नाश करता है। तथा च वात प्रकोपजम शूलम च शमयति और वात प्रकोप का जो प्रकोप से जो शूल होता है उसका भी शमन करता है। तस्माद् यदा समस्ताः दोषाः प्रकृत्य धातुपाकं जनयति तदा अन्यकं त्रिदोषान् शमयित्वा पाकात् धातूनां रक्षणं करोति। तो सभी दोष प्रकुपित होकर धातुपाक जब निर्माण करते हैं तो त्रिदोषों का शमन करके धातु पाक से रक्षण करता है। धातु का पाक नहीं होने देता धान्य जो है वो। धान्यकम् अग्निं दीपयति आमंच आमम अन्नं च पचति वातं च प्रशमयति। तथा च कोष्ठगतं शूलं च शमयति। धान्यकं मूत्रं मूत्रम आलस्यम अग्निम नहीं मूत्रम क्या लिखा है
मूत्र मल स्माळ मूत्रम मूत्र मल मूत्रमल, अच्छा अच्छा अच्छा। मूत्रमलस्य ऐसा नहीं करा, मूत्रमल से अग्निमर्द है थी। अरे बाप रे, ये मुश्किल है थोड़ा सा। तो मूत्र और मल का दोनों का अग्नि वर्धन करता है। अंतः कोष्ठे द्रवम मलं क्लेदम च आधिक्येन पचति तेन मूत्रलम भवति। तो मूत्रमल का अग्निवर्धन करता है। अंतः कोष्ठे द्रव मल क्लेद उसका पचन आधिक्य से होता है। तेन मूत्रलम भवति, और फिर मूत्रल होता है। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है थोड़ा सा, कि आम का पचन, साम पुरुष का पचन, साम मूत्र का पचन या क्लेद का पचन, ये थोड़े अलग अलग इस प्रकार की बातें रहेंगी। वैसे जब लंघन करते हैं और पाचन औषधियों का प्रयोग करते हैं तो आम का पचन हो जाता है, और फिर उसके जरिए ये जो साम मल के जरिए मलावष्टम्भ इस प्रकार का होता है वो दूर होने लगता है। स्रोतोरोध बल भ्रंश गौरवानिल मूढ़ता आलस्या पक्ति निष्ठेव मलसंगा रुचिक्लमाहा, ये मलसंग जो लक्षण बताया गया है वो कम होने लगता है और मल अपने आप बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में इस प्रकार के मल संचय या फिर मूत्र संचय या क्लेद संचय, मूत्र मूत्र संचय कहना थोड़ा मुश्किल है इस प्रकार से, लेकिन क्लेद संचय इस प्रकार का है, तो क्लेद का पाचन करके अतिरिक्त जो क्लेद है वो मूत्र द्वारा निकाल देना ये आवश्यक इस प्रकार का होता है। तो सौम्य दृष्टि से ये कार्य धान्य कर लेता है। वैसे दातार गुरुजी ने शोधवंशादि गुरुकुल को प्रचलन में लाया, वो उसी दृष्टि से है कि पूरे शरीर में जो कुछ क्लेद इस प्रकार का संचित है उसको धीरे धीरे पाचन करके बस्ती में लाना और मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देना, ये श्व के पीछे एक राज इस प्रकार का है। वहीं पे चंद्रप्रभा का भी प्रयोग हो सकता है। और जब केवल मूत्राशय से संबद्ध लक्षण न हो, गर्भाशय से भी संबद्ध हो, तो चंद्रप्रभा बेटर चॉइस है वहां पे, दोनों प्रकार के कार्य करने वाले इस प्रकार के। वैसे चंद्रप्रभा एक अद्भुत द्रव्य है, ये भी एक अलग बात है। फलश्रुति भी काफी वाइड है, उसका जो संयोग है वो भी काफी अलग इस प्रकार का संयोग है। लेकिन इसी प्रकार से बस्ती पार्श्व शिरशूली व्याघ्री गोक्षर साधिताम, ये जो ज्वर में पेया आई है, तो फणसलकर सर इसके बारे में बताते थे कि बस्ती पार्श्व और शिर, ये तीनों जगह जो है वो कफ की जगह इस प्रकार के जगह है। वैसे शिवस्वरोदय में कफ का जो या जल महाभूत का जो आकार बताया है वो अर्धचंद्राकृति बताया गया है। ब्लैडर अर्धचंद्राकृति है, हमारी फसलें जो है रिप केज वो भी अर्धचंद्राकृति इस प्रकार की है, मस्तिष्क में भी इस प्रकार का अर्धचंद्राकृति आकार है। तो यही सब स्थानक है जहां पे अतिरिक्त क्लेद द्रव ये संचित इस प्रकार के हो जाते हैं जिनका पाचन नहीं हुआ है। अगर उनका भलीभांति पाचन होने लगे तो ये फिर से बाहर निकलकर बस्ती की तरफ आ जाएंगे और फिर मूत्र द्वारा बाहर निकाले जाएंगे। खास करके सीसीएफ में ये कंडीशन दिखाई देती है। पहले तो लंघन करना है सीसीएफ में, उधर गुरु है, आत्मान वगैरह स्थिति है, आना है, तो लंघन पाचन स्थानिक स्नेहन स्वेदन उदर के लिए ये पहले कर लेना ये जरूरी है। और जब तक भूख नहीं लगती तब तक कुछ नहीं देना है। जब भूख लगेगी तब धान्य शुंठी इस प्रकार का काढ़ा, या जो मैंने पाचन रसायन कषाय कल बताया था, धान्य का शुंठी और गुड़ चावल का और मुस्ता इस प्रकार का, सॉरी गुड़ चावल का गोक्षु इस प्रकार का, तो वो देने से अतिरिक्त क्लेद जो है उसका पाचन होकर वो मूत्र मार्ग से निकलना आरंभ हो जाता है।
और जैसे ये निकलने लगता है वैसे सूजन कम हो जाती है, कहीं भी सूजन हो, पाँव पे, मुख पे, शरीर पे, इस प्रकार की, तो वो कम होने लगती है। और फिर यूरिया क्रिएटिन वगैरह बढ़े हैं तो भी वो कम हो जाते हैं, सांस फूल रही है वो भी कम हो जाती है। तो वैसे ये बिल्कुल आसान इस प्रकार की दवा है। सिर्फ हमें जिक्र करना है उल्लंघन पाचन के ऊपर, या सीसीएफ यानी कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। इसमें हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है, उसका नेगेटिव प्रेशर फेफड़ों पर आता है, उसका नेगेटिव प्रेशर लिवर पर आता है, लिवर थोड़ी नीचे आ जाती है, बड़ी होती है ऐसा नहीं है, लेकिन नीचे आ जाती है, पाल्पेबल हो जाती है। और सूजन रहती है पूरे शरीर में और सांस फूली रहती है। तो इसमें पहला, एलोपैथी में तो लासिक्स देते रहते हैं, ओरली देते हैं, इंजेक्टेबल देते हैं इस प्रकार से। और अगर पेशेंट ने रिस्पॉन्स किया तो ये सब पेशाब बड़े पैमाने पर होकर ये सब सिम्टम्स शांत हो जाते हैं। लेकिन परहेज का वहां पे कोई पता नहीं है। तो ये बार बार दोहराता रहता है इस प्रकार से। तो मैंने काफी मरीज सीसीएफ के ट्रीट किए हैं इस अवस्था में। और फिर लंघन और पाचन से ही ज्यादातर कार्य होता है, आगे कुछ करने की ज्यादा नौबत नहीं आती। और धीरे धीरे जैसे पाचन होगा वैसे क्लेद शरीर से निकलने लगेगा मूत्र के जरिए। और जो कार्य लासिक्स इतना देने पर भी नहीं हो रहा, वो लंघन पाचन और इस प्रकार के दवाइयों से होता है। चाहे हम चंद्रप्रभा की प्रयोग कर सकते हैं, श्वदंष्टादि गुल का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन इनका कहना था कि बस्ती पार्श्व शिरशूली, ये जो बात कही गई है, ये त्रिमर्मी अध्याय चरक का जो है, बस्ती हृदय और शिर, इनका कनेक्शन है इंटरनली। एक में अवरोध हो गया तो दूसरे पर उसका परिणाम इस प्रकार का हो जाता है। अब हाइड्रोसिफेलस ये कुछ मरीजों में पाया जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी इस प्रकार का। और उसमें भी हमें क्लेद शरीर में बढ़ रहा है क्या, उसको निकालने की जरूरत है क्या, ये भी देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। तो ऐसी स्थिति में ये इसके काफी निदान अलग 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 हो सकते हैं। ब्रेन काइज्मा का कैंसर, ऐसे दो छोटे बच्चे मेरे पास थे जिनमें ये हाइड्रोसिफेलस ये प्रधान समस्या थी। और उस प्रेशर के वजह तंद्रा, ग्लानि या मूर्छा इस प्रकार के लक्षण थे। 2 बरस की लड़की थी इस प्रकार से। शन डालने की कोशिश की, सक्सेस नहीं हुआ इस प्रकार से। फिर इस बीच में इन्फेक्शन हो गया, मेनिंजाइटिस के लक्षण दिखने लगे और मामला गंभीर इस प्रकार का हो गया। बहुत सारे हेवी एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद भी बुखार उतरा नहीं। तो ये काफी डिफिकल्ट केस इस प्रकार की थी। फिर भी काफी दिन तक वो चलती रही, ये पाचन लंघन वगैरह इस प्रकार से करके। वहां तो राइस ट्यूब से फीडिंग थी, क्या डालना है, ये उम्र और वजन के हिसाब से इतना इतना देना है, इतना बता दिया था। तो मैंने परिवर्तन करके फिर उसमें धान्य जीरक कषाय वगैरह ये बातें बताई थी, या धान्य शुंठी कषाय वगैरह इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, काफी गंभीर अवस्था इस प्रकार की हो सकती है। और तीनों मर्म है, बस्ती, हृदय और शिर, ये तीनों मर्म स्थान है। ऐसी स्थिति में मैंने जो एक बार पूर्व कहा था, कोष्ठ शाखा गति, ये तीनों कोष्ठ भी है, खास करके बस्ती और हृदय कोष्ठ भी है। तो इस कोष्ठ से दोष दूसरी जगह जा सकते हैं और फिर वापस उस कोष्ठ में आकर बाहर निकाले जा सकते हैं। बस्ती कोष्ठ का ये बस्ती कोष्ठ की ये खासियत है इस प्रकार से। और त्रिमर्मीय अध्याय के जरिए इनका इंटरनल कनेक्शन इस प्रकार का है। तो फणसलकर का कहना था कि कंटकारी गोक्षुर ये कॉम्बिनेशन
जल का, क्लेद का पचन करके मूत्र मार्ग से बाहर निकालने में सक्षम इस प्रकार का है। वो पुड़ियों में देते थे। मैं भी प्रयोग करता रहता हूँ, लेकिन ये काफी सौम्य है। उसमें अगर लंघन पाचन की जोड़ नहीं है तो ये काम नहीं करेगी। लेकिन इसके साथ ये अच्छे तरीके से काम कर सकती है। गुडुची का, हाँ, नागरम पौष्करम मूलम गुडुची कंटकारिका। ये जो ज्वर चिकित्सा में आया है और श्वसन का ज्वर के लिए प्रायः न्यूमोनिया में प्रयोग में लाया जाता है इस प्रकार से। तो नागरादि कषाय करके दातार गुरुजी भी उसको बनाते थे और प्रयोग में लाते थे। तो इसमें पुष्कर मूल, गुड़ची, ये एडिशनल द्रव्य कंटकारी और विश्व है ही इस प्रकार से। गोक्षुर जोड़ देने से एक उसको बाहर निकाल देने का काम अच्छा इस प्रकार का होता है। और पुष्कर मूल वैसे भी पार्श्व पुष्कर जटा ये अग्र संग्रह में बताई गई है। कोविड-19 के सिचुएशन में भी किन लोगों में ये नागरम पुष्कर मूलम गुडुची कंटकारिका का प्रयोग किया गया था। तो इसमें गोक्षुर कब जोड़ना है ये समझने की बात इस प्रकार की है। शुरू में तो दे सकते हैं, फिर बाद में उसमें गोक्षुर भी डाल सकते हैं। तो जैसे पार्थिव भावों का पचन करना, वैसे आप्य या जलीय भावों का पचन एक अलग तरीका है। और ये जो पानीयम न तो पानीयम पानीयेन न प्रदेशजे, ये जो अष्टांग संग्रह में एक श्लोक आया है, ये काफी महत्वपूर्ण है। अन्य प्रदेश से पानीय अजीर्ण स्थिति पानीयम न तो पानीयम, दूसरे देश का पानी का अजीर्ण अगर है तो पानी नहीं पीना है। अब हम आसानी से प्रवास करते रहते हैं, उस वहां पे पानी ले लिया, आगे चले गए वहां पे पानी ले लिया, इस प्रकार से अजीर्ण क्वथिते चामम, उष्ण जल का अगर अजीर्ण है तो कच्चा पानी नहीं पीना है। ये मैंने जैनों में काफी बार देखा, उनके देरासर में जब भोजन करने का प्रसंग आया तो कच्चा पानी और उबला पानी ऐसे दोनों प्रकार के पानी सर्व होते थे। जिसको कच्चा चाहिए वो कच्चा कच्चा, जिसको उबला चाहिए उसको उबला, इस प्रकार का दिया जाता था। अजीर्ण क्वथिते चामम तेयम जीर्णे भी नातरत। और जीर्ण होने के बाद भी पानी दूसरा नहीं पीना है इस प्रकार से। तो उसमें टीकाकार स्पष्ट करते हैं कि बीच में खाना खाना चाहिए और फिर पानी पीना है। शीते विधिरेयम तत्त वजीर्ण शिशिरंत। और ये जो सब विधि बताया वो उबाल के ठंडे हुए पानी के लिए है। तप्त तो अजीर्ण शिशिरंत। तप्त जल का अगर अजीर्ण है तो ठंड पानी जो है, शीत पानी है, उसको टालना है इस प्रकार। तो वैसे ये संग्रह के सूत्र स्थान में आए हैं द्रव द्रव्य विज्ञानीय में। बाकी कहीं मुझे ये श्लोक नहीं दिखा दिया, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है। जैसे हम अन्न का अजीर्ण सोचते हैं उसी प्रकार पानी का भी अजीर्ण सोचना है। और इस प्रकार का अजीर्ण होने से शरीर में क्लेद बढ़ जाएगा, उसका पाचन नहीं हुआ तो वह नहीं निकलेगा। इसलिए ये धान्यक, गोक्षुर, शुंठी वगैरह द्रव्यों का प्रयोग वहां पे अच्छे तरीके से करना है। नागरादि कषायम इज ऑल्सो नोन एज अमृतोत्तरम कषायम इन केरला। नहीं नहीं अमृतोत्तर नहीं, अलग है मेरे ख्याल में। सारा भी अलग है। हेलो। मुझे लगता है अमृतोत्तरम अलग है। नागरादि कषाय वैसे मिलता है, और दूसरा एक नागरम सहचरम सुरदारू, ये जो वातव्याधि के लिए है, द्रुत विलंबित गो भवती इच्छया, तो उसका भी काफी प्रचलन है। लेकिन वो नागरादि कषाय से प्रचलित है। तो ये नागरादि और वो नागरादि, इसमें अंतर है, ये बात ध्यान में रखनी है। बता तो
अमृतोत्तर कषाय का पाठ कोई किसी को मालूम है तो लिखो इस प्रकार से। तो मूत्रमलस्य अग्निम वर्धयति, ये जो बात कही गई है कि उसका अग्नि को वो बढ़ा देता है। और मल क्लेद आधिक्येन उसका पचन होता है, तेन मूत्ररम भवति। कंटेम्प्ट सेम है इसका। ओके, तो अमृतोत्तर क्यों कहा गया है? अमृतोत्तर का मतलब अमृता ज्यादा होनी है इस प्रकार से। ठीक है, अगर कंटेंट सेम है तो सुंठ हरितकी अमृतोत्तरम एंड गुरुची हरितकी है तो अलग है ये। अमृता एंड विश्व विथ सेम धवना, भावना इन अमृतोत्तरम। भावना, याद कौन सी भावना है? हरितकी शिंठी अमृता, तो अमृतोत्तर अलग है। तो जिन लोगों में ये इतिहास पाया जाता है कि पानी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, अभी ये काफी मरीज है, 250 ढाई लीटर, 3 लीटर, 3.5 लीटर, 4 लीटर, उसको लटकर सर के यहाँ 18 लीटर पानी पीने वाला आदमी था। ये तो बहुत ही अजीब है इस प्रकार का। और फिर जब उसको ये लंघन के बारे में और पानी कम पीने के बारे में बता दिया, तो बगैर ही मेडिसिन वो ठीक होने लगा इस प्रकार से। मेरे पास एक तमक श्वास का मरीज था। 40 बरस तमक श्वास था और एक भुक्त था, शाम को खाना नहीं खाता था। तो मैंने पूछा शाम को खाना क्यों नहीं खाते? क्योंकि आसक्ति थी उसमें। तो बोला भूख नहीं लगती है। फिर पता चला कि 3-4 लीटर पानी पी रहा था हर रोज। उसके जरिए भूख नहीं लग रही। तो मैंने कहा कि जब प्यास लगे तभी पानी पीना, और पानी उबाल के लेना है, 2 लीटर का 1 लीटर है, आधा लीटर, इस प्रकार से। और जब भी प्यास लगे, जितनी प्यास लगे उतना ही पानी पीना। तो दूसरे ही दिन उसने मुझे बताया कि मुझे शाम को भूख लगने लगी। तो मैंने कहा ठीक है, खाना शुरू करो, सूर्यास्त से पहले खाना खाओ तो अशक्ति दूर हो जाएगी। प्राणोदकांड वाहिनी दोष्ट स्रोतां से दूषयन, ये जो तमक श्वास में या श्वास में बात कही गई है, उसमें उदकम स्रोत भी एक इस प्रकार का है। और उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं की जाती। तो कहीं कहीं ये तमक श्वास के मरीज अगर पानी ज्यादा पी रहे हैं तो श्व से अच्छे होते, श्वदवष्टादि गुगुल से। इसलिए 1 2 3 सुंठ हरितकी गुड़ुची, हाँ तो अमृतोत्तर होगा। विश्व 2 हरितकी 4 गुड़ुची 6। ठीक है, इसलिए फिर अमृतोत्तर कषाय इस प्रकार का कहा जाएगा। विश्व हरितकी गुड़ुची। कॉम्बिनेशन अच्छा है। थोड़ा सोचेंगे अमृतोत्तर कषाय कहाँ पे प्रयोग में ला सकते हैं इस प्रकार से। तो ऐसे हालात में पानी ज्यादा पी रहे हैं, तो जैसे दातार गुरु ने उदर परीक्षण पर निश्चित किया कि नाभि के नीचे, वो मूत्रपिंड कहते थे, वास्तव में ब्लैडर है, और ब्लैडर भी वैसे पिबिक सिम्फाइसिस के नीचे है, पीछे। लेकिन ये जो पार्थिवत्व वहां पे प्रतीत होता है, उसके आधार पर उन्होंने इसमें शोधौषधि गुल देने का है इस प्रकार का प्रचलन में लाया। और बिल्कुल कम मात्रा में 10 और 2 इस काल में इस प्रकार से। जैसे हम पानी अधिक पीने को हेतु मानते हैं और उसकी चिकित्सा करते हैं, वैसे ही
बिल्कुल भी प्यास नहीं लगना, इवन इन समर ऑल्सो, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? अच्छा सवाल है, लेकिन ज्वर एंड वातरक, ओके। अगर प्यास नहीं लग रही है तो शरीर में पानी की आवश्यकता उतनी नहीं है। शायद ऐसा होता है कि जो आहार लेते हैं वो द्रव प्रधान अगर इस प्रकार का लेते हैं, चाहे छाछ हो, चाहे उस समय में पानी जा रहा हो, या द्रव इस प्रकार के दाल वगैरह जा रहे हो, और इसके लिए जरूरत नहीं है इस प्रकार से। वैसे देखा जाए तो ये जो चरकाचार्य ने बात कही है, तृतीय अवकाशांश, इस प्रकार से कोष्ठ को त्रिधा विभक्त करना है, एक घन के लिए, एक द्रव के लिए, और एक वायु संचरण के लिए खुला रखना है इस प्रकार से। तो मानो कि हमारे आमाशय की कैपेसिटी 1200 ml इस प्रकार की है। मैंने ये प्रयोग किया था और 3 बार का ये जलधौती करके आमाशय की कैपेसिटी निकाली थी, तो करीबन 1200 इस प्रकार की निकली थी। वो सर फर्स्ट ईयर के छात्र थे तो BMS के। फिर उनको खिचड़ी, पानी, तक्र, ये 3 ही पदार्थ दिए दिए गए, और उनको कहा गया कि आपको जितना खाना है पीना है वो ले लो। तो सभी ने करीबन 1125 इतना ले लिया, तो कैपेसिटी के बहुत ज्यादा है। वास्तव में 400 ग्राम खिचड़ी और 400 ml पानी या तक्र इस प्रकार का ही लेना चाहिए ग्रंथों के अनुसार। तो वो भी एक बार करके देखना चाहिए कि इस प्रकार की कैपेसिटी है तो घन इतना और द्रव इतना, इस प्रकार से। और फिर उसके आधार पर पचन अच्छा होना, और 3 घंटों में वजन उसका फिर से जितना था उतना हो जाना। 60 किलो अगर वजन है, 1 किलो अन्न ले लिया या 1200 ले लिया, इस प्रकार से। अब 61-200 इस प्रकार का हो गया। 3 घंटों में फिर से 60 हो जाता है, ये देखा गया है इस प्रकार से। अब इसमें ऐसा होता है कि जल का प्रचन जल्दी हो जाता है। वैसे सारकिट विभाजन जब हो जाता है आंतों में और आहार रस बनता है, तो मेजर पार्ट ऑफ द घन गोज अवे, उसके साथ चला जाता है। रहा द्रव मल इस प्रकार का, घन और द्रव मल इस प्रकार का। तो पक्वाशय में द्रव का शोषण होता जाता है और उसको पिंडित भाव प्राप्त हो जाता है, मल को। और फिर जो द्रव है उसका मूत्र निर्माण होता है उससे, और फिर वो निकल जाता है इस प्रकार से। वो दिन में काफी बार मूत्र निकल जाता है इस प्रकार से। मल जो है, पुरुष जो है वो, one patient had history of 2 intrauterine fetal death at 32 weeks of pregnancy due to polyhydramnios amniocentesis was done 2 times, but no any specific cause was found. Amniocentesis ये भी एक cause है abortion के लिए या IUD के लिए इस प्रकार। Presently, she has 28 weeks pregnancy and also her USG revealed polyhydramnios. यहाँ पे भी हम क्लेद की वृद्धि समझ सकते हैं, गर्भिणी में कैसे समझे। पानी बिल्कुल कम कर दो। अगर हम चरक का गर्भिणी मासानुमासिक परिचर्या देखेंगे तो दूध ही है। दूध ज्यादातर है, कहीं नवनीत है, इस प्रकार का है, लेकिन दूध है इस प्रकार से। तो इस अवस्था में केवल दूध पे रखना बेहतर ऑप्शन है, खाना नहीं देना बिल्कुल। तो दूध पोषक है तो गर्भ की वृद्धि होगी।
और पानी नहीं देंगे, और जो ज्यादा पानी इस प्रकार का बन रहा है उसमें वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और फिर उसके जरिए होने वाले जो उपद्रव है वो नहीं होंगे। आयुर्वेद में मैंने इसका प्रयोग काफी किया है। 7वें 8वें महीने में गर्भिणी आती है कि आयुर्वेद है और यही इस प्रकार सा पानी ज्यादा है, तो उसमें मैं पानी बिल्कुल बंद कर देता हूँ, केवल दूध पे रखना ये बेहतर ऑप्शन है। और ऊपर से भी दूध की पट्टियां रखते तो दूध की पट्टियां रखने से गर्भ की वृद्धि होती रहती है, हाइड्रेट कम हो जाता है। जैसे कि हम उदर में चिकित्सा करते हैं कि क्षणमासान स्थिर वृत्ति स्यात्, वही संकल्पना है। वहां भी पानी भरा है, दूध एक श्रेष्ठ आहार उस समय में है, उदर में है, इस प्रकार से। उसी प्रकार से यहाँ भी सोचेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। 10-15 दिन में गर्भ वृद्धि होने लगती है और फिर आगे नौबत नहीं आती है। मैंने 3-4 मरीजों में देखा है। दैव व्यपाश्रय अँगल तपासून पाहावया गर्भिणी, वो तो अलग बात है। ऑडिओ चालू कोणाचा तरी तो दैव व्यपाश्रय भी देख ले, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ इस प्रकार से अगर करते हैं तो बात हो सकती है। और फिर गर्भ वृद्धि करने के लिए जो भी चीजें हैं वो करना ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। खास करके सिंघाड़ा एक अच्छा है इसमें। अगर दूध ही देना है तो सिंघाड़ा की खीर बना के दे सकते हैं। दूसरा, मखाने जो बताए जाते हैं वो मखाने या कमल बीज ही साक्षात फोड़कर वो अंदर वाला जो वो खा लेना है, इस प्रकार से। कशेरू नाम का फल बताया गया है, वो कोकण में मिलता था, अभी मुझे याद नहीं है मिलता है नहीं मिलता है। ये भी इस प्रकार से गर्भ वृद्धि के लिए अच्छा इस प्रकार का है। तो पानी कम करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे अभी ये दूसरी भी समस्या आ रही है जेस्टेशनल डायबिटीज की, 6-7वें महीने में डिटेक्ट हो जाती है और फिर जीटीटी की जाती है। जीटीटी में थोड़ा सा ज्यादा आया तो ये डायबिटीज की दवा शुरू करनी है, इस प्रकार के बताते हैं। बॉर्डर लाइन पे है तो डाइट कंट्रोल करो, इस प्रकार के कहते हैं। तो वहां पे भी मैं दूध का सुझाव देता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा दूध ही लेना है, खाना बिल्कुल कम कर देना है, पानी नहीं पीना है, पानी कम कर देना है, इस प्रकार से। बहुद्रवा श्लेष्मा आता दोष विशेषा, बहुद्रव श्लेष्मा यहाँ पे दोष विशेष इस प्रकार के है। तो क्लेद को कम करे, लेकिन दूध अन्न है और गर्भिणी में वैसे भी अच्छा है, इस प्रकार से। तो ये करने से शुगर लेवल काफी नॉर्मल रहने लगती है, गोली देने की जरूरत नहीं पड़ती और शायद डिलीवरी के बाद नौबत नहीं आती, डायबिटीज चालू रहा इस प्रकार का। लेकिन एक दूसरा देखना चाहिए, जुवेनाइल डायबिटीज जिनमें दिखाई देता है, लड़कियों में लड़कों में, अर्ली 4-5-6 बरस से लेकर इस प्रकार से वहां जेस्टेशनल डायबिटीज की हिस्ट्री कहीं कहीं मिलती है कि गर्भिणी अवस्था में माता को था, उसका तो ठीक हो गया, लेकिन लड़की को बाद में इस प्रकार के जुवेनाइल डायबिटीज हो गया, इस प्रकार से। और आश्चर्य रहता है कि यहाँ आनुवंशिकता नहीं पाई जाती कि घर में किसी को कैंसर है, दादा दादी नाना नानी वगैरह इस प्रकार, ये नहीं देखा जाता। ये थोड़ा अजीब इस प्रकार का है। तो लूज मोशंस हुआ तो क्या करते हैं? जनरली नहीं होता है, मैंने जो दूध लेने के लिए कहा है वहाँ लूज मोशंस हुए हैं ऐसा नहीं है। अगर होता है तो दूध कम करना है और फिर
मुस्तासिद्ध दूध ये एक अच्छा ऑप्शन है इस प्रकार में। तो तारतम्य से करो, लेकिन मूल रूप से पानी कम करना है, ये महत्वपूर्ण है। तो धीरे धीरे दूध बढ़ाओ, नहीं तो और लेकिन जब 8वें 9वें महीने में इस प्रकार के आते हैं IUGR को लेके, तो काफी मुश्किल मामला होता है। और इनका कहना रहता है कि सीजर करेंगे, फिर बाद में ICU NICU में रखेंगे बालक को, अगर 1200-1300 ग्राम ही वजन है तो इस प्रकार का। अगर वेट करते हैं इस प्रकार से तो बढ़ेगा नहीं, इस प्रकार का भी कहा जाता है। और अंतिमतः अगर सीजर ही करना है और NICU ट्रीटमेंट ही करनी है तो फिर बेटर ऑप्शन है कि सीजर करवा ले, ये भी बात बताई जाती है। तो ये काफी गंभीर मामला है, मुश्किल मामला है इस प्रकार से। रेयर पेशेंट्स है, लेकिन पेशेंट्स है इस प्रकार के। और यहाँ डेस्टिनी के बारे में भी सोचा जा सकता है, सलाह ली जा सकती है दैवीय उपास्य ज्योतिष के अनुसार वगैरह, कुछ क्या करना है, नहीं करना है, कब करना है वगैरह वगैरह के बारे में। अश्मरीसाठी सिद्ध दूध IUGR साठी छान काम करते काश्मीरी सिद्ध दूध। या हमने अभी काश्मीरी और यष्टि मधु का कल्प बनाया है, और वो कल्प गर्भिणियों में देते हैं। तो ये भी अच्छा गर्भ वृद्धि के लिए काम करता है। तो काश्मीरी का फल इसमें अच्छा है, ये इसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। लाजामंड भी दे सकते हैं क्या? लाजामंड दे सकते हैं। पिंपली और पिंपल मूल सिद्ध दही ऑल्सो यूजफुल गिवन इन नानल सर्स बुक। अरे बाप रे। देखना पड़ेगा एक प्रकार से। नानल सर ने दिया है तो उन्होंने प्रयोग किया होगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन वैसे दही देने के बारे में गर्भिणी में अवस्था में नहीं बताया है। दूध है, नवनीत है, घी है, इनके बारे में निर्देश है, दही के बारे में निर्देश इस प्रकार का नहीं है। तो ये ट्रेडिशनल इस प्रकार का होगा। तो ठीक है, तो मूत्रल क्लेद निर्हरण करके मूत्रल इस प्रकार का कार्य धनिया करता है। ये एक आसान वनस्पति है और काम बहुत बड़ा इस प्रकार का है। धान्यकम न प्रधानम भेषजम किंतु संयोगवशात् विविधान रोगान हन्ति। सर्वस्मिन् ज्वरे आमपाचनार्थः आमपाचनार्थम धान्यकक्वाथः प्रशस्ता। सभी ज्वरों में आम पाचन के लिए धान्य का क्वाथ प्रशस्त इस प्रकार का है। Yes, used in patient. Okay. अभिषंद वाढून वृद्धि होत असेल, वैसे दही के अच्छे गुण भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद शुक्र बल श्लेष्म पित्त रक्ताग्नि शोफकृत, तो रक्त को बढ़ावा देती है वगैरह। वेद को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का है। तो उस हिसाब से, लेकिन ये थोड़ा देखकर करना पड़ेगा। इन स्मॉल क्वांटिटी बीड़ी आफ्टर मील। ओके। तो ठीक है, सोच समझ कर प्रयोग करो, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। धानिकस्य क्वाथः देवदारु शुंठी बृहति द्वय संयुक्तः ज्वरे दोषाण पाचनं करोति। देवदार शुंठी बृहति द्वय और धान्य का धान्यकस्य क्वाथः ज्वरस्य छर्दिं तृष्णां दाहं च शमयेत्। तथा स्वेदमूत्र पुरुषाणां प्रवृत्तिं च करोति। मूत्राघाते मूत्रकृच्छ्रे मूत्राश्मरीषु च धान्यक से क्वाथा फांटो वा शर्करा मूत्रकृच्छ्रं मूत्रदाहं बस्तिदाहं च शमयति। सर्व शर्कराश्मरीषु च धान्यकः प्रशस्तः।
तो सभी में ये मूत्रदाह वगैरह, शूल वगैरह इस प्रकार का है, मूत्रकुच्छ है, तो सभी में ये प्रशस्त इस प्रकार का है। उपविष्ट का नागोदर के चिकित्सा सूत्र IUGR में इस्तेमाल करने से अच्छा लाभ होता है। यष्टि काश्मीरी सिद्ध दुग्ध हर्षण, ये क्या है, शोभ उत्पन्न हो, हाँ, इस प्रकार का यानायानम। लेकिन उसमें ऐसा है कि काफी बार ये देखा जाता है, अभी सोनोग्राफी बार बार की जाती है, और अगर उपविष्ट या नागोदर जैसी कंडीशन हो गई तो ये एबॉर्शन करने की सलाह दे देते हैं एलोपैथी में इस प्रकार से। कोलटकर सर का एक अनुभव था कि उन्होंने इस प्रकार के निदान करके उनको ये काश्मीरी वगैरह दिया था, और जब स्फुरन होने के लिए गर्भाशय गर्भ में इस प्रकार से यानायान के बारे में मैं आगे बताऊंगा, इस प्रकार से बताया, तो उसने पहले ही शुरू कर दिया। और फिर एबॉर्शन हो गया इस प्रकार से। तो अभी काफी जगह ऐसा होता है कि सोनोग्राफी कहती है कि कुछ भी नहीं है, चांसेस नहीं है वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और फिर गायनाकोलॉजिस्ट कहते थे नहीं नहीं, बेटर टू टर्मिनेट इस प्रकार से, तो वो रुकने के लिए तैयार नहीं होते। मरीज उनके अधीन रहता है, तो वो भी उस चिंता में पड़ जाता है, मैं क्या करूं इस प्रकार से। तो अगर हमारे पास ठोस उदाहरण होंगे उपविष्ट के नागोदर के, तो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होगा, जो सभी के सामने रखो, और उसमें साथ में अगर सोनोग्राफी की गई है तो वो भी रखो। ये सोनोग्राफी के जरिए इस प्रकार से देखा गया है। और IUGR की ये IUGR क्या उपविष्ट का नागोदर तो काफी पहले स्टेज में होते हैं, पहले महीनों में होते हैं, और IUGR जो होता है बस प्रायः 7 महीने के बाद इस प्रकार का दिखाई देता है। और फिर अगर चौथे पांचवे महीने में ये पता चलता है कि डेट्स के मुताबिक मुताबिक नहीं है, ग्रोथ कम है इस प्रकार से, तो शायद हम इसके बारे में थोड़ा सा सोच सकते हैं। तो क्षोभण चिकित्सा कब करनी है? वृद्धि होने के बाद ही करनी है, ऐसा है। पहले ब्रूहण करना है और फिर क्षोभण करना है इस प्रकार से, तो ये बात हो सकती है। तो धान्य का कषाय इस प्रकार से ज्वर में या मूत्रकुच्छ वगैरह में कर सकते हैं। मृत्यकंडल बीजानाम सुवर्ण सिद्धम मिल्क ऑल्सो टोल्ड। सर शोभन चिकित्सा, वहां पे तो बताया गया है कि जिसका चक्र थोड़ा सा टूटा हुआ है इस प्रकार से, उस प्रकार के यान में बैठ के उसको घुमाना है इस प्रकार से, तो क्षोभ हो जाता है इस प्रकार से। अभी ज्यादा कुछ करने की जरूरत, हमारे रस में क्षोभ करने वाले हैं। यान की बात छोड़ो इस प्रकार से, लेकिन ये एक क्षोभ इस प्रकार से एबॉर्शन के लिए भी कारण हो सकता है, ये बात ध्यान में जरूर रखनी चाहिए इस प्रकार से। तो सुवर्ण सिद्ध तो हम बताते ही है। सुवर्ण लाजा इस प्रकार के बताते हैं, या उसमें यष्टिमद और गंभारी का ये काश्मीरी का कल्प डालते हैं। लेकिन सुवर्ण सिद्ध बनाने के लिए कहते हैं इस प्रकार से। तो बात होती है लाजा सिद्ध जल जीवन बाय ड्रॉप मेथड बाय बस्ती, ओके, बात हो सकती है। लेकिन
उधर पर पट्टियां रख सकते हैं, ये भी एक बात अच्छी इस प्रकार की है। दूध की पट्टियां रखते हैं आयुर्वेद में खास करके, तो उससे काफी अच्छा लाभ होता है। नृत्य कुंडल बीजानाम चूर्णम माक्षिक संयुतम अभिक्षेरण सप्ताहम पीतम अश्वरी पातम। तो नृत्य कुंडल बीज, ये जो कुरडू इस प्रकार से कहा जाता है, वो शहद के साथ मिला के अभिक्षीर है, ये एक अलग चीज है। यहाँ पे मेंढी का दूध इस प्रकार के, और सप्ताह इस प्रकार का लेना है। ये अभिक्षीर का प्रयोग किसी एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन में है। और त्रिविक्रम रस जो है मूत्राशमरी के लिए, वो और अभिक्षीर इस प्रकार के इकट्ठा है, तो उसके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे हैं। मुझे अभी याद नहीं आ रहा कौन सा प्रोप्राइटरी मेडिसिन, सोहन पाठक ने मुझे बताया था। फिर मैंने भी कुछ मरीजों में अश्वरी के लिए उसका प्रयोग किया था। चाला राजा चूर्ण करके रखे तो ज्यादा दिन तक सकता है, वो टिकता नहीं है। ये राजा चूर्ण की एक बात है कि ज्यादा दिन टिकता नहीं है। भोजनोत्तर संगीत सुनना भी गर्भ पोषण करता है, उसका यूज करके इसके साथ में कर सकते हैं। मनहर्षण, ठीक है, मनहर्षण के लिए ये अच्छा इस प्रकार का है। जैसे नृत्य कुंडलक बीज म्हणजे धान्यक, नृत्य कुंडक नहीं, धान्यक नहीं, धान्यक अलग है। ये कुरड़ू का बीज कहा जाता है, जो वायलेट रंग फूल आते हैं उसमें, जिसको नृत्य कुंडल बीज इस प्रकार का बताया जाता है। अ, जातर गुरु जी में इसका प्रयोग किया गया है, किस नाम से मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन ये प्रयोग करते हैं। हरड़ू नाम से है। हाँ, हरड़ू। यहाँ माक्षिक मधुर या स्वर्ण माक्षिक मधु, तो माक्षिक संयुतम जनरली इस प्रकार का होगा तो मधु का होगा, वाग्भट में है। आगे वाले ग्रंथों में होगा तो शायद माक्षिक के बारे में, स्वर्ण माक्षिक के बारे में बात कर सकते हैं। शूले आना है दीपनत्वात, ये यहाँ पे क्यों दिया गया मालूम नहीं। धान्य का नृत्य कुंडल बीज, ये अलग बात है। पीतमश्मरी नाशनम, धान्यक अलग है। तो गोवा फड़केसर ने यहाँ पे क्यों दिया ये श्लोक? दीपनत्वात् पाचनत्वाच्च वातानुलोमकत्वाच्च अजीर्णे आना है कोष्ठशूले धान्यतः उपयुक्तः। तो दीपन पाचन वगैरह वगैरह आना वगैरह, इसमें धान्य का प्रशस्त इस प्रकार का है। अभी मैं जो कल बात कर रहा था मसालों की, मुझे जरूर लगता है कि उसके बारे में थोड़ा गंभीरता से सोचे। कई मसालों में धान्य होता है। तो इस प्रकार से ये दीपन पाचन अनुलोमन और मूत्र को भी निकालने वाला इस प्रकार का होता है, और इसलिए पाचनों में धान्य का या मसालों में धान्य का प्रयोग ज्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि कॉन्डिमेंट्स जो है उसके ऊपर हम ज्यादा जिक्र करें, समझने की कोशिश करें, और फिर किसमें किसका प्रयोग होना है, किस प्रकार के खाद्य पदार्थ में। ट्रेडिशनली तो मालूम है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से क्या करना है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मुझे अभी पक्का याद नहीं है। जयन देव पुजारी ने एक
केस बताई थी कि किसी विशिष्ट देश का आदमी था, बार बार अजीर्ण होने की तकलीफ थी, तो उस देश के मुताबिक उन्होंने कुछ मसाला स्पाइसेस बताए थे और वो काम कर गए इस प्रकार की। सब्जी में धान्य का पाउडर रेगुलर डालना सही होगा क्या? वैसे धनिया ही डालना है या कुस्तुम्बरी या कोथिम्बीर डालनी है, ये भी एक बात अलग होगी, वो तो बाद में डाली जाती है। और उसके भी परिणाम इसी प्रकार से त्रिदोष शामक इस प्रकार के दिखेंगे, रुचि भी आएगी इस प्रकार से। तो धनिया मसाले के स्तर पे कहाँ कहाँ पे प्रयोग में आता है, ये एक बार देखना ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो उसको प्रचलन में कैसे लाएंगे ये भी बात सोचिए। म्हणजे हेच आहे, कोथिंबीर आहे, कुस्तुंबरी धन्याचंच आहे। नृत्यकुंडाला बीज म्हणतेस का तू? ते नाही, नाचणी नाहीये, कुरडू नावाचा आहे, जांभळ्या रंगाची फुलं असतात अशा स्वरूपाची। वाघभट के नृत्य कुंडल बीज को अविक क्षीर के साथ देना ऐसा बताया है। रेगुलर यूज ऑफ धना पाउडर seen as one हेतु of प्रतिशाय as it is शीत। ग्रंथोक्त अगर रेफरेंस है तो बताओ। प्रतिशाय सीधा इससे उत्पन्न होगा ये नहीं होगा, दूसरे कारण होंगे। सर नृत्यकुंडक बीज आहे, वाग्भट चिकित्सासान 12वा अध्याय आहे, मूत्राघात, पण त्याच्यामध्ये ह्याचा उल्लेख नाहीये, गोखरूचाच उल्लेख दिसतोय। धान्य का तो नहीं है इसका उल्लेख, इसमें नहीं है, लेकिन नृत्य कुंडल बीज जो है वो कुरुडू नाम से प्रचलित है, उसका धान्य से संबंध नहीं है, इसलिए ये श्लोक यहाँ पे क्यों लाया ये मालूम नहीं। सीन इन पेशेंट्स, उसमें और भी कारण हो गए, केवल ये धनिया कारण होगा ऐसा नहीं लगता मुझे इस प्रकार से। जैन कम्युनिटी में धना और जीरा पाउडर रेगुलर करते हैं एज मसाला, अच्छी बात है। तो इसको थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे और प्रचलन में लाने के। 11वां अध्याय है मूत्राघात। कुरुडू म्हणजेच कोंबड नखी आहे ना? नहीं नहीं, कुरुडू और कोंबड नखी अलग है। बिल्कुल अलग है। टिकेत तुंबुरू बीज म्हटले आहे। काफी मुश्किल मामला है एक्चुअल क्या है इस प्रकार का निर्णय कर पाना। लेकिन ठीक है, रेफरेंसेस ढूंढते रहो, कोशिश करो ये क्या है ये निश्चित करने की। श्वासे कासे प्रथमक श्वासे कासेच्या सज्वरे सदा है धान्यकल्पः धान्यकस्य क्वाथा सशर्करा उपयुक्तो भवति। इन सभी में देना है। जैसे मैंने कहा कि अगर पानी ज्यादा पी रहे हैं और फिर ये इस प्रकार का दिख रहा है तो प्राणोदकान्न वाहिनी उदक व स्रोतस दुष्ट है समझकर धान्य का प्रयोग कर सकते हैं।
कोंबडा म्हणतात बोली भाषेत शेतात गवतात म्हणून येते. पांढरे फ्लावर आहे, लाल पांढरे फ्लावर है। मैंने जो देखा है वो पर्पल कलर का है कुरड़ू, ये जो जिसको मैं समझ रहा हूँ इस प्रकार से। तो ये काफी थोड़ा मुश्किल मामला इस प्रकार का है। तो धान्यकस्य क्वाथा नेत्राभिष्यन्दम हन्ति तस्य अश्वतनेन नेत्रस्य दाहा रागा शोका क्लेदा शोकाश्च आशु प्रशमम यान्ति। ये भी आसान है। कुरडू जे येतं ना, कुरडूच जर असेल भाजीचं पण त्याला असा चुरा येतो गुलाबी. थोड़ा गुलाबी, हाँ। तिथं त्याला त्याचा गुलाब असतो. ये कहानियों में कैनी कुल्लू की भाजी इस प्रकार के सब्जी काफी बार आती है, टाइप ऑफ मिलेट। ओके। तो सभी के बारे में थोड़ा सोचो। कुरडू, कोदरू एक आहे मिलेट में, कुरडू मालूम नहीं मुझे, आणि हरळू वेगळे आहेत की एकच? दातार गुरुजी के अनुसार एक ही है। हरळू जो है वो भाजी नाउ अवेलेबल इन मार्केट इन कोकण, कुरडू की हो एकच। कोड़ो कौद्रव इज मिलेट नॉट कुरडू। ये सब्जी तो मैंने देखी नहीं है। तुरा येतो म्हणून कोंबडा म्हणतात, पर्पल व्हाइट नॉट रेड, एग्जैक्टली। तो ठीक है, जानकारी इकट्ठा करते रहो। तो नेत्राभिषंद के लिए आश्चोतन इसका करना एक अच्छा इस प्रकार का रहेगा। दाह राग क्लेद शोक सभी कम हो जाना। आरोग्य स्वरस्य अश्चोतनेन नेत्रगतम शुक्रम नेत्राभिषंदस्य शांति नेत्राभिन शांति याति। तो ये भी अच्छा है। आर्द्र कुस्तुम्बर इस प्रकार का रस स्वरस नेत्रगत शुक्र, तो सवर्ण शुक्र अवर्ण शुक्र दोनों प्रकार से दिखे जाते हैं। विल शेयर पिक्चर इफ आई गेट ओके। तो ये बड़ी समस्या है, कॉर्नियल ओपेसिटी हो जाती है। अगर पूरी कॉर्नियल ओपेसिटी है तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन इसके लिए काफी भीड़ लगी है, कैडेवर से ही होता है। लेकिन फिर भी बहुत समय लगता है अपना नंबर आने के लिए। इस प्रकार से ये बड़ी समस्या है। तर धान्यक शीत प्रशमन गणात आली तृष्णा प्रशमन गणात आले आहे। ओके, ये तो मुझे याद नहीं था कि मुझे तब संदेह हुआ कि धान्य का शीत है इस प्रकार से, लेकिन पित्त शामक है, दाह कम करता है, ये भी बात सही है। तो ये शीत प्रशमन और तृष्णा प्रशमन दोनों में है, तो शायद हम सीकेडी में धान्य का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। ये थोड़ी देखने की बात इस प्रकार की रहेगी। तो ठीक है। धान्य के बारे में काफी नई नई बातें उभर आई। तो ये भाव प्रकाश और खास करके द्रव्य गुण शास्त्र का जो फड़की की किताब है वो पढ़ने का फल है। तो ये करते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। त्रिविक्रम रस प्लस कोथिंबीर रस यूज्ड इन पित्त शमन, धान्य पंचक इन यूज, वो एक अलग है। प्लीज टेल अबाउट। हाँ, ये मैंने कल बताया था कि पहले बताऊं, मुझे कल सुबह याद करो। फिर पीटीआईएनआर के बारे में बताना है इस प्रकार से। पीटीआईएनआर
तो धान्य पंचक जो है वो मामा जोशी के प्रचलन में काफी था, और सुश्रुत में आम पाचन के लिए ये बताया गया है, तो मैं भी प्रयोग करता हूँ। तो ये अच्छा पाचक इस प्रकार का है। कैन वी रिकमेंड सम क्वांटिटेटिव रिकमेंड आतिश एक्शन ऑफ वाटर टू हेल्दी? मुझे पता नहीं चला। पानी के बारे में काफी लिखना है, लोगों में काफी गलत फहमियां है। तो क्वांटिटी कितनी लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, ये सभी के बारे में बताना अच्छा इस प्रकार का हो जाएगा। आयुर्वेद प्रकांड निगदित शल्यतंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। धर्माधिकारी सरांनी धान्यक जे तृष्णा निग्रहण मध्ये ते कोथिंबीर पत्र घ्यावे। ठीक है। धर्माधिकारी यानी कि सीनियर धर्माधिकारी सर या वेंकट धर्माधिकारी? शायद सीनियर धर्माधिकारी होंगे। सीनियर सर। अत्यम सीनियर, हाँ। अत्यंबुपान ने धान्यक सिद्ध जल उपयुक्त होगा क्या, होता है? हाँ, तो ठीक है। विरम्यते व्याख्यान व्यापारा श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।